हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर है और आई थिंक सबसे लेंदी चैप्टर है आपके बुक में ये। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और शायद इस चैप्टर को हम वन शॉट वीडियो में ना कवर अप कर पाएँ, तो मैं इसके एटलीस्ट मिनिमम दो पार्ट निकालने की कोशिश करूँगा कि 2 पार्ट में ये पूरा चैप्टर कवर अप हो जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ये चैप्टर शुरू करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आप पढ़ते हो लाइफ के बारे में, ठीक है। नाम से पता चल रहा है लाइफ प्रोसेस किसके बारे में है, लाइफ के बारे में है। अब किसी भी चीज को हम लाइफ मतलब लिविंग या अलाइव कब कहते हैं। देखो, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग से अलग करते हैं, जैसे कि मूवमेंट, जैसे कि न्यूट्रिशन खाना खाना, सांस लेना, ठीक है, आपका डाइजेशन और एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जो कि एक लिविंग को नॉन लिविंग थिंग से अलग करते हैं, ठीक। तो ये जो प्रोसेसेस हैं, एक रिप्रोडक्शन भी हो गया, ठीक है। ये जो प्रोसेसेस हैं ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में, एक निर्जीव और सजीव वस्तु के बीच में। देखिए, सबसे पहली जो चीज है मूवमेंट। सबसे पहली चीज नजर आने वाली जो होती है किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में, हालांकि जो कि पूरी तरीके से वो भी ट्रू नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादातर केस में हम एक मूवमेंट की बात करते हैं कि जो चीज हिल रही है, चल रही है बाय इट्स ओन, अपने आप, वो कहलाती है हमारी एक सजीव। जैसे कि इंसान है, वो आराम से आपको फास्टर वे में हिलता डुलता चलता हुआ नजर आएगा। वहीं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका मूवमेंट ज्यादा नजर नहीं आता, बहुत स्लो चलता है, जैसे प्लांट हो गए। जो प्लांट्स है उनका मूवमेंट, वो एक जगह से दूसरी जगह तो जा नहीं रहे हैं, अपनी जगह पर खड़े हुए हैं और वहीं पर उनके बॉडी पार्ट्स मतलब स्टेम, रूट, लीव्स, यही थोड़ा सा हिल लेते हैं। रूट्स थोड़ा अंडरग्राउंड मूव करती है ना, तो वो भी उसका मूवमेंट है। तो ये जो पार्ट्स हैं, ये जो प्रोसेसेस हैं, ये में आपको अलाइव लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से सेपरेट आउट कर देते हैं। इन्हीं में से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बिना जिया नहीं जा सकता, मतलब इनमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसके बिना जिया जा सकता है। जैसे मूवमेंट हो गया, अगर कोई इंसान मूव ना करे, ठीक है, अपनी जगह से हिले नहीं, या कुछ एनिमल्स ऐसे हैं हमारे टोटल किंगडम में, जो कि एनिमल्स तो नहीं बोलेंगे उन्हें, शुरुआत का जो सबसे पहला लिविंग क्राइटेरिया है, जिसे हम पॉरीफेरा नॉर्मल लैंग्वेज में स्पंज कह देते हैं, वो लिविंग थिंग तो है लेकिन वो अपनी जगह पर एक जगह खड़ा रहता है, बस हिलता नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कोई पत्थर पड़ा हुआ है। वो पानी में पाया जाता है, कोरल्स जिसे बोल देते हैं, वो भी उसी का एग्जाम्पल है। तो ये जो है ना, आपको चलते फिरते नजर नहीं आएंगे, लेकिन उनको लिविंग लाइफ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मूवमेंट जो है वो जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि मूवमेंट जब तक ना हो तब तक वो जिंदा ही रहेगा। कंफ्यूज मत हो थोड़े से। कहने का मतलब ये है कि बिना हिले भी जिंदा रहा जा सकता है। तो ऐसी प्रोसेसेस जिसके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है, जो किसी जिंदगी के लिए जरूरी है, जो प्रोसेसेस, उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। नाम से पता चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस, वो मैकेनिज्म्स जो आपकी बॉडी में, किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी में इसलिए होते हैं क्योंकि उसके अंदर लाइफ है और उसी की वजह से लाइफ है, ठीक है। अगर वो चीजें ना हो तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब वो एक तरीके से डेड हो जाएगा। जैसे कि खाना खाना, न्यूट्रिशन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म खाना नहीं खाएगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। ब्रीदिंग नहीं करेगा, आई मीन रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा। एक्सक्रीशन नहीं करेगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो ये जो डेफिनेट प्रोसेस है जिसके बिना जिंदा रह ही नहीं सकता, वो कहलाती हैं आपकी लाइफ प्रोसेसेस। दैट मीन्स कि रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, है ना। वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस तो है लेकिन लाइफ प्रोसेस नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बिना कोई एक इंसान तो जिंदा रह ही सकता है। अगर मैं या आप या कोई भी शादी ना करे, रिप्रोड्यूस ना करे, बच्चे पैदा ना करे, तो हम मर थोड़ी जाएंगे, हम तो जिंदा रहेंगे ना।
मतलब हमारी जब डेथ लिखी है तब की बात अलग है, बट विदाउट रिप्रोडक्शन तो हम नहीं मरेंगे, है ना। तो रिप्रोडक्शन कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है। तो वो प्रोसेसेस जो किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए, ध्यान से सुनना, किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए जिंदा रहने के लिए जरूरी होती हैं, वही कहलाती हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो आई थिंक ये बहुत हो गया लाइफ प्रोसेसेस समझने के बाद। अब हम बात करते हैं सबसे पहली लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो कि है न्यूट्रिशन। और आज के आई थिंक वीडियो में हम इस न्यूट्रिशन को ही कवर कर पाएंगे। न्यूट्रिशन के को पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, एनिमल में भी, प्लांट में भी, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन होता क्या है बेसिकली? देखो, न्यूट्रिशन जो है वो खाना खाना होता है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझो, आपने खाना खाया, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना जो खा रहा है किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से, वो कहलाता है न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस कहलाती है न्यूट्रिशन। खाना खाना जो है उसे बॉडी के अंदर लेना किसी भी तरीके से, चाहे हाथों से या डायरेक्ट किसी भी फॉर्म से, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर अपने खाने को लेना और उसका यूटिलाइज करना ताकि वो ग्रो कर सके। भाई खाना किस लिए खाया जाता है? ताकि एनर्जी बना सके, ग्रो कर सके, इसीलिए होता है। तो ताकि वो ग्रो कर सके, एनर्जी बना सके, इसलिए। समझ में आया? क्लियर? बात करते हैं कि न्यूट्रिशन के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये जरूरी है, क्योंकि खाने के अंदर वो पार्टिकल्स जो आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी एनर्जी के लिए जरूरी हैं, उन्हीं को हम बोल देते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोल देते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं यही होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। जैसे न्यूट्रिएंट्स में आपके आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट। ये सारी चीजें क्या हैं? आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आपकी बॉडी एग्जिस्ट करती है। देखो, जैसे कार्बोहाइड्रेट है जो कि अनाज में पाया जाता है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, इसी से एनर्जी मिलती है, इसी को डाइजेस्ट करने के बाद एनर्जी मिलती है। फिर अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, हमारी मसल्स के लिए जरूरी है। मतलब हमारा जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। उसी तरीके से मिनरल्स की हेल्प से भी आपकी बॉडी बनी हुई है, जैसे कैल्शियम वगैरह है, इससे बोन्स वगैरह बनी हुई हैं। आपकी बॉडी में जो विटामिन हैं वो सारी की सारी आपकी बॉडी को ही बनाने का काम करती है, अलॉन्ग विद प्रोटीन। इसके साथ फैट जो है वो भी आपकी बॉडी को ही बनाता है, आपके सेल मेम्ब्रेन वगैरह को वो फैट प्रोटीन के साथ बनाता है। ये सब आपने 9th में पढ़ा है कि फैट और प्रोटीन मिलकर बायो मेम्ब्रेन, सेल बायो मेम्ब्रेन को बनाते हैं, जिसे हम लिपिड बायो मेम्ब्रेन कहते हैं ना। तो उसमें दोनों चीजें मिलकर बनती हैं। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं उस प्रोसेस को, जिसमें लिपिड और प्रोटीन की हेल्प से, लिपिड मतलब फैट, फैट और प्रोटीन की हेल्प से जब सेल मेम्ब्रेन बनती है, उस प्रोसेस को बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन प्रोसेस, मतलब कि बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया। तो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी मिलती है और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से हमारी बॉडी भी बनी हुई है। दैट मीन्स इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी नीड। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर न्यूट्रिशन ना मिले तो आपकी बॉडी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, पतली होने लगती है, और एट लास्ट फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। बात हो गई न्यूट्रिशन की। अब देखिए, न्यूट्रिशन के बेसिक से 2 टाइप होते हैं, ठीक है। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। देखो, ऑटोट्रॉफिक जो वर्ड है वो मिलकर बना है 2 वर्ड से, वर्ड रूट से। पहला वर्ड है ऑटो, दूसरा है ट्रॉफिक। ऑटो वर्ड का मतलब होता है ऑटोमेटिक, खुद से, सेल्फ, और ट्रॉफ वर्ड का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म जो अपने आप अपना न्यूट्रिशन ले लेता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के बिना वो अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। किसी भी चीज के बिना का मतलब है कि किसी भी और ऑर्गेनिज्म के बिना, ठीक है, अपना न्यूट्रिशन ले लेता है, उसे बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिज्म। ये थोड़ा
वर्ड टू वर्ड समझाने का मतलब हो गया। नेचुरली जो आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो आपको पता ही है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए डिपेंड नहीं करता, उसे बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफ्स, और उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट। जैसे कि हम बात कर लें प्लांट्स की, तो वो प्लांट्स जो हैं, पेड़ जो हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, बाय फोटोसिंथेसिस। अभी इसे डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। तो प्लांट्स जो है वो खुद ही अपना खाना बना रहे हैं, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, शुरुआत में ही खाना बना रहे हैं, इसीलिए इन ऑटोट्रॉफ्स को, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, इन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूस करने वाले, क्योंकि ये किसी और पर डिपेंड नहीं है, अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। अब एक थोड़ा सिली सा क्वेश्चन जो मैं अक्सर क्लास में पूछ लेता हूं छोटे क्लास के बच्चों से, कि आपके घर में आपकी मम्मी तो खाना खुद ही बनाती हैं, है ना, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। आप अपने मम्मी के ऊपर डिपेंड है, वो मम्मी खाना बनाएंगी तब आप खाना खाएंगे, है ना। तो आप तो कह सकते हो कि आप क्या हो? हेटरोट्रॉफ हो, मतलब मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट हो, आप ऑटोट्रॉफ नहीं हो। पर मम्मी तो अपना खाना खुद ही बना लेती है ना भाई, अपने तुम्हारे लिए बनाती तो अपने लिए भी बना लेती हैं। तो जब मम्मी खाना अपने लिए बनाती हैं तो मम्मी क्या हुई? ऑटोट्रॉफ या हेटरोट्रॉफ? बताओ, मतलब जो थोड़े होशियार हैं वो तो जवाब दे ही देंगे। सोचो सोचो जरा, ऑटोट्रॉफ या हेटरोट्रॉफ? अगर आपने सोचा है, ठीक है, जो भी सोचा है उसका आप कमेंट में लिख कर दीजिए कि क्या सोचा है, ठीक है। देखते हैं, टाइप किया, ठीक है। अब थोड़ा रीजनिंग देख लेते हैं क्या होता है। देखो, ऑटोट्रॉफ कहने के लिए कुछ बच्चे, मैं मानता हूं कि कुछ बच्चे बोलेंगे कि वो होता है हेटरोट्रॉफ। कुछ बच्चे, मतलब ज्यादातर बच्चे समझदार ही हैं आई गेस, पर कुछ बच्चे फिर भी ऐसे होते हैं जो अब मेरी इस बात से थोड़े से कंफ्यूज हो गए और सोच रहे होंगे क्योंकि खुद खाना बनाया जा रहा है मम्मी के द्वारा तो मम्मी हो गई ऑटोट्रॉफ। पर ऐसा नहीं है। ऑटोट्रॉफ की पूरी डेफिनेशन जो हम अक्सर मिस कर देते हैं, या थोड़ा सा सोचने में या पढ़ने में थोड़ा सा मिस कर देते हैं, वो क्या है कि ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ये अपनी बॉडी के अंदर ज्यादातर केसेस में हम बोलते नहीं हैं, ठीक है, पर समझने के लिए, समझाने के लिए मुझे ये लाइन थोड़ी ऐड करनी पड़ती है ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर ही बना लेता है, उसे कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। मतलब वो किसी और पे किसी भी तरीके से डिपेंडेंट है ही नहीं, अपना खाना खुद अपनी बॉडी के अंदर ही बन जाता है। प्लांट्स अपना खाना खुद ही बना लेते हैं ना अपनी लीफ के अंदर। ऐसा तो नहीं है बाहर से कुछ खाना आ रहा है और उसे वो चबा रहे हैं, खा रहे हैं, नहीं ना। तो इसे बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफ, जो खाना अपनी बॉडी के अंदर ही बन जाता है। और उसी में आते हैं प्लांट्स जो कि करते हैं फोटोसिंथेसिस। ऐसे ही साथ फोटोसिंथेसिस करने वाले या ऑटोट्रॉफिक मोड वाले होते हैं, जैसे एल्गी, काई जो होती है ना, वो भी अपना ऑटोट्रॉफिज्म कर लेती है, फोटोसिंथेसिस कर लेती है। एक बहुत छोटा सा और चीज बताएंगे कि ऑटोट्रॉफिज्म में एक और पार्ट आता है। फोटोसिंथेसिस तो आता ही है, पर एक और पार्ट आता है, उसे बोलते हैं हम कीमोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेसिस। कीमो का मतलब होता है केमिकल, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म अपने अंदर के एक स्पेशल टाइप के केमिकल का यूज करके खाना बना लेते हैं, ठीक है, और उस टाइप के सिंथेसिस को, फूड के बनाने के तरीकों को बोल देते हैं हम कीमोसिंथेसिस। समझ में आया? बहुत छोटा सा, मतलब ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इतना तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंस रखता नहीं है, जिक्र भी नहीं है एनसीईआरटी में, तो इसलिए जस्ट नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दिया। चलिए, तो ये था हमारा ऑटोट्रॉफिज्म। अब बात करते हैं हम हेटरोट्रॉफिज्म की। देखो, हेटरोट्रॉफिज्म वही दो वर्ड से मिलकर बना है, हेट्रो एंड ट्रॉफिज्म। हेट्रो मतलब अदर्स, दूसरे, ठीक है, डिफरेंट, और ट्रॉफिज्म मतलब न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफिज्म, ठीक है, हेटरोट्रॉफिज्म। और उन ऑर्गेनिज्म को बोल देंगे हेटरोट्रॉफ्स।
अब ये जो हेट्रोट्रॉफिज्म है, मतलब अपने खाने के लिए जो दूसरे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसमें 3 तरीके के टाइप्स आ जाते हैं, मतलब 3 टाइप्स आ जाएंगे बेसिकली। ठीक है, कौन कौन से टाइप आ जाते हैं भाई? सबसे पहला, उन हेट्रोट्रॉफ्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को जो खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और ये आप जानते भी होंगे। सबसे पहला जो पार्ट होता है, क्राइटेरिया होता है, वो होते हैं वो एनिमल्स या वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को खाते हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, है ना। प्रोड्यूस, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं, और वो मोस्टली प्लांट्स या एल्गी इस टाइप के हैं। और जो इन्हें खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, एल्गीज को खाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? अब पढ़ते आ रहे हैं, 6 में पढ़ा है, 7 में पढ़ा है, 8 में पढ़ा है, रिकॉल आया कुछ? उन्हें क्या बोलते हैं हम? राइट, हर्बीवोर्स। क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं हम हर्बीवोर्स, मतलब जो हर्ब्स खा रहे हैं। हर्ब्स मतलब प्लांट्स वगैरह। ठीक है, तो जो प्लांट्स को खा रहे हैं उन्हें उन एनिमल्स को हम बोल देते हैं हर्बीवोर्स, जैसे कि हो गए आपके डियर, ठीक है, हिरण वगैरह, ये सब क्या होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं। जिराफ हर्बीवोर्स है, ठीक है, एलिफेंट हर्बीवोर है, राइट। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है, वो आती है जो इन हर्बीवोर्स को खाते हैं। ठीक है, मतलब जो इन एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। और कार्निवोर्स में कार्न का मतलब होता है फ्लैश, मीट। कार्न का मतलब होता है फ्लैश, मीट। ठीक है, और जो इस मीट को खा रहे हैं, दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं, तो मीट ही खा रहे हैं ना। तो जो मीट खा रहे हैं, दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं, इन एनिमल्स को हम बोल देते हैं कार्निवोर्स, राइट। तो हमारा पहला हो गया, पहला हेट्रोट्रॉफिज्म में पहला हो गया आपका हर्बीवोर, दूसरा हो गया कार्निवोर, और तीसरा हो गया पैरासाइट। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? पैरासाइट। अब ये पैरासाइट क्या है? देखो, पैरासाइट एक तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, चलो उसे अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो उससे पहले दूसरा आ जाते हैं कि एक हो गया आपका हर्बीवोर, एक हो गया अभी क्या बताया था, कार्निवोर, और तीसरा हो जाता है आपका ओमनिवोर। ठीक है, वो तो सुना ही होगा, हम ओमनिवोर हैं, मतलब कि जो प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं, उसे कहते हैं हम ओमनिवोर। ओमनी मतलब ऑल, ओमनी वर्ड का मतलब होता है ऑल। ठीक है, जैसे आपने कार्टून्स वगैरह में सुना होगा ओमनीपोटेंट, मतलब जिसमें सारी पावर्स हैं, उसे ओमनीपोटेंट बोल लेंगे, है ना। आपने इंग्लिश में भी वर्ड सुनेंगे ओमनीपोटेंट या ओमनीसेंस, इस तरीके से वर्ड। ओमनी का मतलब होता है ऑल, तो जो सब चीज खा सकता है, हर्ब भी खा सकता है, प्लांट्स भी खा सकता है, मीट भी खा सकता है, अदर एनिमल्स को भी खा सकता है, उसे बोलते हैं हम ओमनिवोर। और इंसान या डॉग या क्रो या स्पैरोज, ये सब क्या है? ओमनिवोर है। ठीक है, क्रो भाई आपके अनाज को खा जाता है ना, तो प्लांट के प्रोडक्ट को खा रहा है। फिर वो कीट कहते हैं इंसेक्ट वगैरह को भी खा जाता है, तो वो फ्लैश वगैरह भी खा रहा है। तो इस तरीके से वो क्या है? आपका ओमनिवोर है। तो ये 3 टाइप हो गए, समझ में आ गया ना आपको? प्रोड्यूसर, कार्निवोर और ओमनिवोर। सॉरी, प्रोड्यूसर तो आपका वो था, है ना, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। अब अगर बात करें हम हेट्रोट्रॉफिक मोड्स को, हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये हेट्रोट्रॉफ्स थे, है ना, जो एनिमल्स हैं हेट्रोट्रॉफ्स के, वो किस किस कैटेगरी में है, तो उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने। अब हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को थोड़ा सा 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से वो पार्ट हैं? देखो, एक पार्ट तो है सेप्रोफिटिक मोड। क्या है? सेप्रोफिटिक मोड। क्या मतलब होता है? सेप्रोफिटिक मोड का मतलब होता है कि ऐसा मोड, ऐसा तरीका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव किसी दूसरे जीव को खाता है, लेकिन वो जीव सड़ा हुआ होता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। ठीक है, वो मरा हुआ होगा, सड़ा हुआ होगा, गला हुआ होगा, उसे खाकर अपना पेट भरता है। मतलब किसी मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए जीव को, प्लांट को खाकर जो अपना पेट भरता है, जिंदा रहता है, उसे बोलते हैं हम सैप्रोफाइट, और इस मोड को बोल देते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ में आया? ठीक है, आपके पास कई सारे एग्जाम्पल हैं
जो आपको समझ में आते हैं, जैसे कि हम बात कर लें ईगल की, ठीक है, या बात कर लें वल्चर की, गिद्ध की, है ना। इसके बाद अगर बात करें हम दूसरा जो है हमारा पैरासिटिक मोड, ठीक है। पैरासिटिक मोड होता क्या है? देखिए, पैरासाइट्स आपने सुने होंगे और आपने देखे भी हैं अपनी डेली लाइफ में। अगर एक पैरासाइट जो आपके पास सबसे कॉमनली पाया जाता है वो होता है लाइस, ठीक है। जूं जो आपके सर में पड़ जाते हैं ना कई बार, मतलब अब तो खैर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन गांव में कई बार आपने देखा होगा, है ना, आपके बालों में जूं पड़ जाती है, लाइस पड़ जाती है ना। वो क्या है? एक पैरासाइट है और आप उसके होस्ट हैं। पैरासाइट जिस चीज पर रहता है, जिससे अपना खाना लेता है, उसे होस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर एक कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो पैरासिटिक मोड है क्या? बेसिकली देखो, पैरासाइट क्या करता है, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहता है, दूसरे जीव पर रहता है और उसी का पचाया हुआ, बनाया हुआ खाना खाता है बिना उसे मारे, ठीक है ना। उसे मारता नहीं है, बस उससे खाना चुराता है, उसकी बॉडी से खाना चुराता है। जैसे आपने देखा होगा, किसकी बात करें, मच्छर की बात करें, ठीक है। मच्छर क्या करता है? आपके ब्लड से आपका खाना चुराता है, मतलब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज है ना, आपने जो खाना खाया है, पचाया है, वो आपके ब्लड में गया है और वो ब्लड को चूसता है, तो ब्लड से एक्चुअली वो ग्लूकोज चूस रहा होता है। उसी तरीके से अगर हम बात कर लें लाइस की, जूं की, तो वो भी क्या करता है, आपके सर में जब वो काट रहा होता है तो असल में वो आपके ब्लड से ग्लूकोज ले रहा होता है, फूड ले रहा होता है, ठीक है। तो ये पैरासाइट्स होते हैं। ऐसे ही प्लांट्स में एक पैरासाइट बहुत कॉमनली जो आपने देखा होगा, जब आप रोड के किनारे जा रहे होते हैं तो आपने रोड पर, पेड़ पर ऐसे इस तरीके से पेड़ों के ऊपर पीले पीले से ये बेल देखी होंगी, है ना। इन्हें बोलते हैं अमर बेल हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं कैसकटा। क्या बोलते हैं? कैसकटा। तो ये पीली पीली बेल जो है ना, ये पैरासाइट है। ये लीव्स के ऊपर वाले हिस्से पर लगे रहते हैं। जो प्लांट अपना फूड बनाता है उसी से ये फूड लेते रहते हैं, ठीक है। और इसे अगर दो पार्ट में तोड़ दोगे तो दोनों से फिर वो नई बेल निकलने लगती है, नई बेल हो जाती है, इसीलिए इसे अमर बेल बोलते हैं कि ये कभी मरती नहीं है बेसिकली। तो समझ में आ गया, है ना। मरने का मतलब ये नहीं आप जलाओगे तो ये जलेगी नहीं, वो जल जाएगी, मतलब नेचुरली ये नहीं मरती है, क्योंकि बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पहुंच जाएगी, दूसरे से तीसरे पर, लेकिन ये इजीली खत्म नहीं होती है, इसलिए इसे अमर बेल नाम दिया गया है। तो यह है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसके बाद लास्ट बचता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके पार्ट हम हैं, ठीक है। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक खाना खाता है, पर्टिकुलर खाना खाता है, फिर उसे चबाता है, डाइजेस्ट करता है और फिर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है। इसे बोलते हैं हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे आम जो आप खाना खाने की प्रक्रिया जानते हो, इंसान खाना खाता है, डॉग खाना खाता है, कैट खाना खाती है ना। ये पूरा जो न्यूट्रिशन है ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जहां पर एक पर्टिकुलर खाना खाया जाता है, उसे चबाया जाता है, पचाया जाता है, ये सारी जो प्रोसेस होती है कॉम्प्लेक्स वाली, ये आती है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर। अंडरस्टूड? तो अभी तक आपने न्यूट्रिशन के वेरियस टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में प्रोड्यूसर क्या है वो पढ़ लिया। हेटरोट्रॉफिक में आपने कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनिवोर पढ़ लिया। हेटरोट्रॉफिक के मोड्स पढ़ लिए जो कि हैं पैरासिटिक, होलोजोइक और लास्ट में सेप्रोफिटिक, ये आपने पढ़ लिया। इतनी बात आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम चैप्टर मेन पर आ जाते हैं। ये अभी तक थोड़ा न्यूट्रिशन का ना इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को समझने के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन, आप बचपन से देखो पढ़ते आ रहे हैं, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको पता ही है। प्लांट्स में न्यूट्रिशन किसके बेस पर होता है, कैसे होता है, किस प्रोसेस से होता है? उस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। सबको पता है ना, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो वर्ड बना है फोटो और सिंथेसिस से। फोटो का मतलब लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो जैसे आप फोटो खींचते हो, है ना, तो उस फोटो का भी, फोटो खींचने के लिए क्या जरूरी होता है? लाइट जरूरी होती है ना। तो फोटो का टर्म भी वहीं से आया है, लाइट से ही आया है। तो फोटो टर्म का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है फूड को बनाना। तो लाइट की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से बेसिकली
जो फूड को बनाने की प्रोसेस है प्लांट के अंदर, इसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। हालांकि अभी भी ये थोड़ी सी अधूरी है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज डायरेक्ट सनलाइट से तो नहीं बन जाएगी। सनलाइट एक एनर्जी का सोर्स है ना, सनलाइट एक एनर्जी का सोर्स है, और वही एनर्जी का सोर्स यूज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। पर प्लांट के अंदर इसका यूज क्या है? देखो, आपको पता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, है ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसकी जरूरत है क्यों? ये साइकिल जो है ये प्लांट के अंदर इस तरीके से वर्कआउट क्यों करता है, इंसानों जैसे काम क्यों नहीं करता है? तो देखो, इसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस जो है ना, वो 3 स्टेप में होता है। ठीक है, यहां आप देखो, फोटोसिंथेसिस जो है वो बेसिक से 3 स्टेप के अंदर कैरी आउट होता है। अब ये जो 3 स्टेप्स हैं, इनमें स्टेप नंबर 1 क्या है आपका, कि सबसे पहला जो स्टेप होता है सनलाइट का एब्जॉर्ब होना। और सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है सनलाइट को, और सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। देखो, सनलाइट क्या है? एक सोलर एनर्जी है, और सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी के अंदर। यह है स्टेप नंबर 1। ठीक है, सनलाइट को चेंज कर दिया केमिकल एनर्जी में। स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ली गई है प्लांट के द्वारा अंदर की ओर, और वाटर जो कि लिया गया है रूट से प्लांट के अंदर, तो इन दोनों का यूज किया जाता है प्लांट स्टेप 2 और स्टेप 3 में। तो स्टेप 2 में क्या किया जाता है? स्टेप 2 में किया जाता है कि जो वाटर है उसे 2 पार्ट में तोड़ दिया जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। किस किस में तोड़ दिया जाता है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। समझ में आया? अब जब तोड़ा कैसे जाता है भाई? ऐसा तो नहीं है उसके पास छेनी हथौड़ा है जो तोड़ दिया, है ना। तो होता क्या है कि जो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज किया था ना, वो इसीलिए किया था ताकि इस केमिकल एनर्जी का यूज करके वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तोड़ा जा सके। ठीक है, तो जो वाटर को एब्जॉर्ब किया है उसे 2 पार्ट में तोड़ दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उस केमिकल एनर्जी का यूज करके। समझ में आया? इसके बाद अब वो जो 2 पार्ट में टूट गया है ये वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहां से ऑक्सीजन तो प्लांट से बाहर निकल जाता है क्योंकि वो हमें चाहिए। ठीक है, तो वो प्लांट से चला गया बाहर, क्या बचा? हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है और साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ऑक्सीजन जाने के बाद प्लांट इनहेल करता है, ऑक्सीजन तो छोड़ दिया और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लिया। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड जो अब ले लिया गया है अंदर, और ये H2 हाइड्रोजन गैस जो बची है वाटर में से, ये दोनों स्टेप नंबर 3 में मिल जाती हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोल देते हैं? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये दोनों मिलकर बन जाता है ग्लूकोज। क्या बन जाता है? ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो, आप 10th क्लास में और आपने फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझा होगा थोड़ा बहुत। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो हमने यहां पर टर्म यूज किया है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसे रिडक्शन क्यों बोला है? आपको बेसिक से टर्म पता है, मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। रिडक्शन किसे बोलते हैं? या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए किसी चीज में तो उसे रिडक्शन बोलते हैं, या ऑक्सीजन रिलीज हो जाए तो उसे रिडक्शन बोलते हैं, है ना। मोटा मोटा सबसे पहली जो 2 चीजें बचपन से सीखते हैं हम, बचपन से मतलब अभी जूनियर क्लासेस से सीखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, वो यही है। तो अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है किसी में तो रिडक्शन है, और ऑक्सीजन कम हो रहा है तो वो रिडक्शन है। तो यहां क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन। इसी वजह से 3rd स्टेप को नाम दिया है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बन जाता है आपका ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज ही तो है फूड,
है ना। ग्लूकोज ही क्या है, फूड है। आप भी खाना खाते हो तो अल्टीमेटली फूड को किस में कन्वर्ट कर रहे होते हो, ग्लूकोज में ना, ताकि उससे एनर्जी मिल सके। प्लांट को भी एनर्जी चाहिए, वो बना लिया उसने ग्लूकोज। यही प्रोसेस कहलाती है पूरी की पूरी 3 स्टेप की प्रोसेस, जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। स्टेप नंबर 1, सनलाइट का क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्प्शन और फिर उसे चेंज करना इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज करना, ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, उस केमिकल एनर्जी का यूज करके H2O को, पानी को 2 पार्ट में तोड़ना, जो कि है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, जिसमें से ऑक्सीजन गैस तो निकल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। स्टेप नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दोनों मिलकर ये कार्बन डाइऑक्साइड का कर देते हैं रिडक्शन और बना देते हैं ग्लूकोज C6H12O6। सिंपल एंड शॉर्ट, समझ में आ गया। ये प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए आपको बेसिक सी 4 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले सनलाइट, फिर क्लोरोफिल, उसके बाद वाटर और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो नेसेसरी हैं एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। पर भाई हमारे पास ये जो कंटेंट आया है कि ये 4 रिक्वायरमेंट हैं, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ये हमने डिनोट कैसे की, हमने कैसे माना है कि इनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो इसके लिए किए गए 4 एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट है जो किए गए। सबसे पहला देखो, वाटर की बात करें तो ये तो जग जाहिर है, सबको पता है कि अगर पानी नहीं तो लाइफ नहीं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, तो किसी तरीके की लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। पर फिर भी फॉर एन इंस्टेंस हमने प्लांट के लिए ये एक्सपेरिमेंट करना था तो कर लिया। क्या किया कि एक पौधा लिया और उसे पानी देना बंद कर दिया, और कुछ दिन बाद आप क्या देखते हो कि उसकी पूरी की पूरी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, और पीले पड़ने के बाद सूखकर वो पौधा मर जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब उसकी पत्तियां पीली पड़ गई, पानी देना बंद कर दिया और वो सूख गया और उसकी पत्तियां पीली पड़ गई, तब हमने उसकी पत्ती एक तोड़ी, और पत्ती तोड़ने के बाद उसमें क्या किया, हमने उस पत्ती को हमने थोड़ा सा अल्कोहल में बॉईल कर लिया। ठीक है, उससे क्या होता है कि उसके अंदर अगर थोड़ा बहुत क्लोरोफिल होता है ना, तो वो उसके अंदर घुल जाता है, उस अल्कोहल के अंदर घुल जाता है। ठीक है, तो हमने उसके अंदर बॉईल कर लिया, और थोड़ा बहुत अगर क्लोरोफिल होगा तो वो उसके अंदर ऑलरेडी घुल चुका होगा, मतलब अब वो सिर्फ उसके अंदर अगर ग्लूकोज होगा तो प्रेजेंट होगा। फिर उस पत्ती को हमने बाहर निकाला, थोड़ा सा पानी में धो लिया, और अब उस पत्ती के ऊपर हम डालेंगे आयोडीन का एक ड्रॉप सॉल्यूशन। अब देखो, ये बेसिक सी चीज है थोड़ी सी, कि अगर आप किसी भी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, स्टार्च के ऊपर, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है, किसी भी शुगर के ऊपर, ठीक है, आप अगर आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हो, ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, तो आयोडीन का कलर ब्लैक एंड ब्लू हो जाता है, मतलब उस चीज का कलर ब्लैक एंड ब्लू हो जाता है। ये आपने पोटैटो के अंदर कई बार पढ़ा होगा, मतलब किया है या नहीं किया है वो तो आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपने कई बार देखा होगा कि आपके एक्टिविटीज में आता है कि पोटैटो के ऊपर अगर आयोडीन का सॉल्यूशन डाला जाए तो वो वहां पर काला काला सा हो जाता है। तो ये डिनोट करता है कि वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है, वहां पर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, वहां पर ग्लूकोज प्रेजेंट है। इस केस में हम ग्लूकोज का टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ग्लूकोज ही बनाता है। ठीक है, तो जब हम उस लीफ में से, लीफ के ऊपर एक आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे, तो उसके आयोडीन के सॉल्यूशन के डालने के बाद कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, वो ब्लैक ब्लू कलर नहीं आएगा। तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट ही नहीं है। और वो ग्लूकोज क्यों नहीं प्रेजेंट है? क्योंकि हमने पानी डालना बंद कर दिया था। देखो, हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, सनलाइट भी आ रही थी, और तीसरी चीज आपकी पानी देना हमने बंद कर दिया था, और साथ ही साथ उसके अंदर क्लोरोफिल भी था ही, पर उसने अब फूड बनाना कर दिया था बंद। ठीक है, इसके बाद अब दूसरी बात कर रहे हैं हम, इससे क्या डिनोट हो गया कि पानी लाइफ के लिए जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। फिर दूसरी बात करें हम कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है, मतलब उसका कैसे पता चला कि हाँ उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले केस के लिए हमने क्या किया, दो लिए बेल जार। बेल जार क्या होते हैं? कांच के ना जार होते हैं, कांच के स्ट्रक्चर होते हैं, इस टाइप के आप देख रहे होगे। ठीक है, बेल जार लिए, और एक में तो हमने रख दिया KOH,
ठीक है, एक में रख दिया KOH। KOH एक ऐसा केमिकल होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। और एक में हमने नॉर्मल बस उसे ढक के रख दिया है, उसमें कोई KOH नहीं रखा। तो जिसमें हमने KOH रखा है उसमें से तो कार्बन डाइऑक्साइड उसने KOH ने एब्जॉर्ब कर ली, तो उसमें उसकी एयर में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बची, बल्कि दूसरा वाला जो है उसके और पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, कुछ देर 1-2 घंटे के लिए उसे छोड़ दिया प्लांट को। फिर एक पत्ती KOH वाले प्लांट से तोड़ी, दूसरी पत्ती नॉर्मल वाले से तोड़ी, दोनों के साथ सेम प्रोसेस किया, ठीक है। उसे दोनों को इथेनॉल में बाथ दिया, थोड़ा सा बॉईल किया, उसके बाद उनके ऊपर आयोडीन टेस्ट किया। आपको क्या दिखेगा कि KOH वाला जो था लीफ, जिस प्लांट के नीचे हमने KOH रखा था, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड अब प्रेजेंट नहीं था KOH की वजह से, उस लीफ पर जब आयोडीन टेस्ट किया तो उसका कलर ब्लैक एंड ब्लू नहीं हुआ, नॉर्मल रहा। लेकिन जो दूसरा वाला था जिसमें हमने कोई KOH नहीं रखा, दैट मीन्स एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी, जब उस लीफ का हमने टेस्ट किया तो हमें पता चला कि जैसे आयोडीन डाला उधर ब्लैक एंड ब्लू हो गया, और इसका मतलब है कि वो लीफ ग्लूकोज बना रहा था, दैट मीन्स वहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही थी। तो इसका मतलब एक ही निकलता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं था तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था तो फोटोसिंथेसिस हो रही थी। तीसरी रिक्वायरमेंट है आपकी क्लोरोफिल की। अब इसका टेस्ट कैसे किया जाए, इसके लिए लेना पड़ता है आपको वैग्रीगेटेड लीफ, ठीक है। वैग्रीगेटेड लीफ को क्या बोलते हैं, आपने ऐसे पत्ते देखे होंगे, है ना, जिस पर थोड़ा सा पीलापन होता है, थोड़ा सा हरापन होता है, ऐसे लीफ को हम बोल देते हैं वैग्रीगेटेड लीफ। हम ऐसे एक लीफ को तोड़ेंगे। अच्छा, पीलापन क्यों है वहां पर, क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। अगर वो पीली हो रही है दैट मीन्स वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। तो हमें ऐसा ही लेना है जो आधा सा पीला हो, आधा सा हरा हो, और फिर हम उसे थोड़ा सा अल्कोहल में बात कराएंगे और फिर उस पर आयोडीन टेस्ट करेंगे। पहले तो उस हरे वाली जगह पर टेस्ट करेंगे, ठीक है। जब आप हरे वाले जगह पर टेस्ट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि वहां पर ब्लैक एंड ब्लू हो गया, दैट मीन्स वो हरी वाली जो जगह थी ना वहां पर तो आयोडीन, वहां पर तो ग्लूकोज बन रहा था। लेकिन जब आप उसी पत्ते पर पीली वाली जगह पर जब टेस्ट करेंगे, आयोडीन डालेंगे, तो देखोगे कि वहां पर तो कोई ऐसा ब्लैक एंड ब्लू कलर आ ही नहीं रहा था। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर पीलापन नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। जहां पर ग्रीन है वहां पर, जहां पर ग्रीन है वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट था और वहां पर ही फोटोसिंथेसिस हुआ। पीले वाली जगह पर जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। इसका मतलब क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, ठीक है। लास्ट बचा हमारा सनलाइट। तो सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। ये कैसे पता किया हमने, इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है। हमने क्या किया कि एक प्लांट की आधी सी लीफ को हमने कवर कर दिया, किसी भी चीज से कवर कर सकते हैं आप, भले ही एल्यूमिनियम की फॉइल से कवर कर दो आधी लीफ को, या ब्लैक पेपर से कवर कर दो। कहने का मतलब यह है कि उसके ऊपर, उस आधी लीफ के ऊपर ना सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो जब आपने इस तरीके से कवर कर दिया और फिर उस लीफ को धूप में छोड़ दिया आपने 4-5 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद उस पत्ते को तोड़ा और फिर उस पत्ते को हमने फिर से वही प्रोसेस के साथ इथेनॉल के साथ थोड़ा सा बॉईल किया और फिर निकालकर दोनों हाफ पार्ट पर टेस्ट किया, तो आप देखोगे कि जिस पार्ट को, पत्ते के जिस आधे पार्ट को हमने कवर कर रखा था, उस पर जब आप आयोडीन टेस्ट करते हो तो वहां पर किसी भी तरह का कलर चेंज नहीं मिला। लेकिन जिस पार्ट को हमने कवर नहीं कर रखा था, जब वहां पर हमने आयोडीन का टेस्ट किया तो वहां पर ब्लैक एंड ब्लू हो गया। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला कि जब जिस पार्ट को हमने कवर कर रखा था वहां पर सनलाइट नहीं पड़ी, और क्योंकि सनलाइट नहीं पड़ी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है, क्योंकि वहां पर ब्लैक एंड ब्लू कलर नहीं आया तो ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है। लेकिन दूसरे वाले जगह पर ब्लैक एंड ब्लू आया, दैट मीन्स वहां पर ग्लूकोज बना है, और वो ग्लूकोज बना है क्योंकि वहां पर सनलाइट प्रेजेंट थी। तो इस तरीके से चारों चीजें जरूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, इसका हमें पता लगाया गया बाय द 4 एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है।
ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, चलिए तो अभी बात करते हैं हम कि आप अगर देखोगे प्लांट की जो लीफ होती है, ठीक है, उसके ऊपर छोटे छोटे से पोर होते हैं। अगर आप उसे माइक्रोस्कोपिक लेंस के थ्रू थोड़ा जूम आउट करके देखोगे तो आपको लीफ के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे से छेद नजर आएंगे, पोर्स नजर आएंगे, और उन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ठीक है, स्टोमेटा का छेद। और वो स्टोमेटल पोर जो है, स्टोमेटा है, उसके और पास दो होते हैं गार्ड सेल्स। क्या होते हैं? गार्ड सेल्स। देखो बेसिक ये स्ट्रक्चर दे रखा है आपको, ठीक है, लीफ के स्टोमेटा का। इसके और पास आप बीन जैसी शेप में, जो सोयाबीन होती है, ठीक है, उस शेप में, या राजमा जो होती है उस शेप में आप इसके और पास दो गार्ड सेल्स देख रहे हैं। अब ये जो गार्ड सेल्स हैं ये क्या कर रहे हैं? यही इस स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, जब ये पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पानी एब्जॉर्ब होता है इन गार्ड सेल्स के एंड पर। ठीक है, इन गार्ड सेल्स के एंड पर पानी एब्जॉर्ब होता है। तो जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो एंड्स हो जाते, एंड्स फूल जाते हैं इन दोनों के। ठीक है, तो बीच में जगह खाली रह जाती है, और बीच में जब जगह खाली रह जाएगी तो ये स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि बीच में जगह खाली रह गई और साइड से फूल गए। और जब ये पानी लूज कर देते हैं तो ये पूरे के पूरे फ्लैट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एंड पर अब पानी रहा नहीं तो ये अब ये चिपक जाते हैं। और जब ये चिपक जाते हैं तो फिर क्या होता है कि ये स्टोमेटा का पोर जो है ये बंद हो जाता है। तो इस तरीके से स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है विद द हेल्प ऑफ लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ वाटर। पानी को गेन किया तो ओपन हो गया, पानी को लूज किया तो क्लोज हो गया। अंडरस्टूड? ठीक है, इसी ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से प्लांट्स अपनी दो प्रोसेसेस करते हैं जिन्हें आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक हो गया प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस। आई होप अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आई है अभी भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपकी उस कमेंट को थोड़ा सा, अगर कम कमेंट्स हुए तो रिप्लाई जरूर करूंगा, और हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में उसे भी डाउट सेशन में कवर कर दें थोड़ा सा। ठीक है, अब बात करते हैं हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। अभी तक तो हमने प्लांट्स की बात की है, अब बात करेंगे हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। देखिए एनिमल्स में न्यूट्रिशन, सबसे पहले देखो एनिमल्स, इनिशियल टाइप के हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं जो सिंपल एनिमल्स होते हैं, जिनकी बॉडी एक सेल की बनी हुई है, कोई कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा या पैरामीशियम, ठीक है, या प्लाज्मोडियम, ऐसे जो है ना ये एक सेल की बॉडी लेकर चलते हैं, और इनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन का तरीका नहीं होता, एक सिंपल सा तरीका होता है। ठीक है, तो देखो चाहे हम बात कर लें सिंपल एनिमल की, चाहे हम बात कर लें अपने जैसे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की, सभी के अंदर जो खाने के स्टेप्स हैं, न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स हैं वो सेम है। 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले उन 5 बेसिक स्टेप्स को हम समझ लेते हैं ताकि आगे के प्रोसेस में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो न्यूट्रिशन के जो 5 स्टेप हैं उनमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इंजेशन। क्या होता है? इंजेशन। और इंजेशन का मतलब होता है खाने को बॉडी के अंदर लेना। वो एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने खाने को अपनी बॉडी के अंदर तक पहुंचाता है। तो ये होता है इंजेशन, खाने को अपनी बॉडी के अंदर पहुंचाना। जो दूसरा होता है, ठीक है, आप यहां देख लीजिए लिखे हुए हैं स्टेप्स। जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है डाइजेशन। ठीक है, क्या होता है? डाइजेशन। मतलब जो खाना खाया है अब उसे पचाना है। ठीक है, छोटे छोटे, पचाने का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है ताकि उसे एब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक है, तीसरा स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, कि अब जो खाना पच चुका है उसे बॉडी एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, और उसके बाद चौथा स्टेप होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो खाना एब्जॉर्ब कर लिया है बॉडी ने उसे हर सेल तक पहुंचाना ताकि एनर्जी बन सके, यूटिलाइज हो सके उस खाने का। और लास्ट 5वां स्टेप होता है इजेशन, जिसका मतलब होता है कि जो खाना अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो पाया है या बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई है, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना। ये 5 स्टेप
हर ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉमन है और इसी तरीके से ये होते हैं। आई थिंक आपको हो गया होगा बात क्लियर। ठीक है, अब थोड़ा मैं इस साइड पर रह के करूंगा तो क्योंकि आपको बार बार यहाँ पर देखने की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं बीच में ना होके थोड़ा यहाँ पर साइड में होके पढ़ाऊंगा। तो आई थिंक आपको हो गई बात क्लियर। ठीक, अब हम मूव ऑन करते हैं सबसे पहले एक सिंपल ऑर्गेनिज्म के जिसका नाम है अमीबा। ठीक है, अमीबा के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। देखो स्टेप्स वही हैं 5। ठीक है, 5 के 5 स्टेप आपको पता है। पहला स्टेप है इंजेशन। ठीक है, इंजेशन में क्या हो रहा है, देखो पहले स्टेप इंजेक्शन में क्या करता है, अमीबा की कोई बॉडी का ना फिक्स शेप नहीं होती है, तो ये अपनी बॉडी को ऐसे जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो अपनी बॉडी को ऐसे ही ये नकली से हाथ पैर बना लेता है। ये अपने खाने के पास जाता है, ठीक है, आप फोटो में देख रहे होंगे, ये अपने खाने के पास जाके अपनी बॉडी को ऐसे फैला देता है। ये जो नकली हाथ से निकलते हैं इसकी बॉडी से, इसे बोलते हैं हम स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है नकली और पोडिया का मतलब हाथ पैर, तो ये जो नकली से हाथ पैर बना लेता है इसे बोल देते हैं हम स्यूडोपोडिया। ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है, उस खाने को पूरी तरीके से घेर लेता है। ठीक है, घेर कर उसे पूरा अपना बॉडी के अंदर ले लेता है और इतना पार्ट हो जाता है इंजेशन। फूड को इसने अपनी बॉडी के अंदर ले लिया। ठीक है, फूड चला जाता है अमीबा के अंदर बने हुए फूड वैक्यूल के अंदर। ठीक है, एक खाली स्पेस हो गया अंदर की ओर, उसे बोल दिया फूड वैक्यूल। अब आती है बारी सेकंड स्टेप की, जो कि है डाइजेशन। तो इसकी बॉडी, अमीबा की बॉडी कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है अपनी बॉडी में से उस फूड वैक्यूल के अंदर, जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और फूड हो जाता है डाइजेस्ट, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, ताकि ये पूरी की पूरी बॉडी, अमीबा की बॉडी, सेल की पूरी एक बॉडी उस फूड को एब्जॉर्ब कर सके। फिर आता है स्टेप नंबर 3 कि अब जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया जाए। तो जो भी फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसे बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर आता है स्टेप नंबर 4 कि जो बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है फूड, उसका यूज करके एनर्जी बनाया जाता है। और लास्ट स्टेप है फूड वैक्यूल के अंदर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है, उसे बॉडी से बाहर निकाल देता है। और इसकी बॉडी कहीं से भी फट सकती है ना, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेट शेप तो है नहीं है, तो ये अपनी बॉडी को एब्रप्टली कहीं से भी तोड़ देता है। तोड़ का मतलब 2 पार्ट में नहीं तोड़ता, बस एक जगह से होल सा करके वहां से बॉडी को, वहां से अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकाल देता है। और ये लास्ट प्रोसेस हो गई इसकी इजेशन। तो देखो 5 स्टेप्स कॉमन है जब भी हम एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया। इस पूरी प्रोसेस को अमीबा के केस में हम बोल देते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोल देते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो अमीबा के न्यूट्रिशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। आई होप आपको क्लियर हो गया। फैगोसाइटोसिस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, वहीं पर इसमें से एक और स्यूडोपोडिया एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है। आई होप आपको हो गया ये क्लियर। चलिए इसके बाद अगर हम बात कर लें सॉरी इसके बाद अगर हम बात कर लें एनिमल्स की, ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, एनिमल्स की बात कर लेते हैं, दोनों में सेम ही होने वाला है डाइजेशन का प्रोसेस। तो फिर से एनिमल हो या कुछ भी हो, उसमें फिर से ये स्टेप्स कॉमन रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जब ह्यूमन की बात करेंगे तो पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन का पहला स्टेप है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, आपका माउथ से लेकर एनस तक का पूरा जो बॉडी ऑर्गन सिस्टम है, जो आपको खाना खाने में पचाने में हेल्प करता है, उस पूरे सिस्टम को हम बोल देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसी को हम नॉर्मली बचपन से डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से पढ़ते आ रहे हैं, और इसी को इंग्लिश में या नॉर्मल वे में गट भी बोल देते हैं, गट, GUT। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। गट, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम तीनों एक ही हैं। यहां पर आप एक ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले आपके सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के, जो कि है माउथ।
जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल देते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है, तो माउथ या बक्कल कैविटी के अंदर कुछ पार्ट्स हैं जिनमें से सबसे पहला आ जाता है टीथ। अब देखो टीथ का काम क्या है। टीथ का काम है फूड को काटना, बाइट करना, चबाना, च्यू करना और उसे चीरना। ठीक है, आप इन कैनाइन से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे चीरते हो। ठीक है, तो चीरने का काम हो गया। ठीक, ये काम है टीथ के। इसके बाद आपका दूसरा ऑर्गन आ जाता है माउथ के अंदर, जो कि है टंग। अब टंग क्या करता है? टंग आपका फूड को, जो आपने फूड चबाया है अपने दांतों से, उस चबाए हुए फूड में एक जूस मिलाता है जो निकलता है आपके सैलिवरी ग्लैंड से। ठीक है, कहां से निकलता है? सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है। अब ये जो सैलिवरी ग्लैंड से जूस निकलता है, इसके अंदर होता है एमाइलेज, जिसे हम बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज, और ये एक तरह का एंजाइम होता है। अब देखो एंजाइम वर्ड हो सकता है आपके लिए नया हो, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए एंजाइम ना किसी भी बायो प्रोसेस को जल्दी कर देता है। बायो प्रोसेस मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जिंदा चीज के अंदर, जीव के अंदर जो भी प्रोसेस होती हैं उन्हें हम बायो प्रोसेस बोल देते हैं। और किसी भी ऐसी प्रोसेस जो एक ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी के अंदर हो रही है, उसकी स्पीड को तेज कर दे, उसे बोलते हैं हम कैटलिस्ट। सॉरी, कैटलिस्ट ही बोलेंगे लेकिन बायो कैटलिस्ट बोलेंगे, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जा रहा है, और उन्हीं बायो कैटलिस्ट को हम एंजाइम्स बोलते हैं। तो ये एंजाइम सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं, मतलब किसी भी रिएक्शन की स्पीड को, किसी भी प्रोसेस की स्पीड को बहुत ज्यादा तेज कर देते हैं। फॉर एन इंस्टेंस में अगर आपको बताऊं कि अगर आपको क्या लगता है, अगर आपकी बॉडी में एंजाइम्स ना हो तो आपका एक बार खाया हुआ खाना जो आपने सुबह सुबह नाश्ता किया, आपको क्या लगता है कितने टाइम में पचेगा? आपको जान के हैरानी होगी कि एक बार का खाना खाया हुआ सुबह का नाश्ता, ठीक है, जो हल्का फुल्का ही होता है, उस हल्के फुल्के नाश्ते को बिना एंजाइम्स के आपकी बॉडी को पचाने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे। 3 से 4 दिन। ठीक है, जो प्रोसेस 3 से 4 दिन में होने वाली होती है, उसी प्रोसेस को एंजाइम्स आपके 2 से 3 घंटे में कर देते हैं, और आपको 3 घंटे बाद भूख लगने लग जाती है, लगती है ना। तो एंजाइम यही काम करता है कि रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है। आई थिंक आपको समझ में आया। ठीक है, तो अमाइलेज जो है, जो सैलिवरी ग्लैंड के अंदर है, वो क्या कर रहा है? वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर देता है वहीं पर। और अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को। फूड के अंदर जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, उसे डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो डाइजेशन आपके माउथ से ही शुरू होने लगा है, बस इनकम्प्लीट डाइजेशन है। और इसी सलाइवा को, जो आपके माउथ के अंदर लार होती है, सलाइवा होती है, इसी लार को, सलाइवा को फूड के अंदर मिक्स करने का काम कौन कर रहा है? टंग कर रहा है। देखो टेस्ट तो अपनी जगह है ही, किसी भी काम को करने में जब तक मजा ना आए तब तक कोई भी ऑर्गेनिज्म उस काम को क्यों ही करेगा। ठीक है ना, तो हर चीज में मजा आए, इसीलिए हर काम के लिए एक अलग सा प्लेजर दिया गया आपकी बॉडी में। आपको खाना खाना अच्छा लगे, आप खाना खाते रहें, इसलिए आपकी टंग दी है जिसमें टेस्ट बढ़े, जिससे आपको खाने का टेस्ट आता है, अच्छा अच्छा आपको खाना अच्छा लगता है ना। इसी तरीके से तो ये जो टंग है, इसका मेन फंक्शन है फूड को मिलाना, फूड के अंदर लार को मिलाना, ताकि अच्छे से लार फूड के अंदर, चबे हुए फूड के अंदर मिक्स हो जाए और वो पूरी तरीके से उसे अच्छे से मिक्स होने के बाद डाइजेस्ट करने लगे। तो डाइजेशन का शुरुआत कहां से हो गई? आपके माउथ से, आपके बकल कैविटी से। जब एक बार ये सब चीज मिक्स हो गया तो अब फूड कहां से कहां जाएगा? नेक्स्ट पार्ट कहां से जाएगा? ओएसोफेगस में। ओएसोफेगस क्या है? आपका फूड पाइप है। ठीक है, अच्छा यहां पर कौन सी प्रोसेस, 5 स्टेप में से कौन सी प्रोसेस शुरू हो गई? यहां पर 5 स्टेप में से प्रोसेस शुरू हो गई इंजेशन। जब आपने खाने को अपने मुंह के अंदर रखा, चबाया और उसे निगला, ये जो प्रोसेस है ये पूरी हो गई इंजेशन। ठीक है, अब दूसरी स्टेप आती है डाइजेशन।
तो डाइजेशन कहां से शुरू होगी? स्टमक से। पर उससे पहले अभी बात कर लेते हैं हम ओएसोफेगस की। तो ओएसोफेगस में आपने फूड जो है, ठीक है, फूड को निगला है, और उसे निगलने में भी किसने हेल्प किया है? उसे निगलने में भी हेल्प किया है आपकी टंग ने। अब जब निगलते हो आप, आज खुद करके देखो, या ऐसे ही बैठे बैठे बस किसी भी चीज को ऐसे ही, अब भले ही अपने थूक को निगलने की कोशिश करो, तो उसे निगलने में कौन हेल्प कर रहा है? किया ना, आपकी टंग ने हेल्प की है इसे। तो टंग हेल्प करता है मिक्सिंग में भी और फूड को एनगल्फ करने में, निगलने में, ठीक है। एनगल्फ का मतलब निगलना, तो फूड को निगलने में भी हेल्प करती है। इसके बाद फूड जाता है आपका ओएसोफेगस में, जिसे हम बोल देते हैं नॉर्मली फूड पाइप। अच्छा, अभी एक चीज और मैं बता दूं कि आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, डाइजेस्टिव सिस्टम में जगह जगह लगे हुए होते हैं स्फिंक्टर्स। क्या लगे होते हैं? स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स क्या है? स्फिंक्टर्स ना सर्कुलर रिंग जैसे मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मसल्स के सर्कल के जैसे बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि चीजों को होल्ड करके कस के रखते हैं। जब जरूरत होती है सिर्फ वो तब खुलते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम स्फिंक्टर्स। और ये आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जगह जगह होते हैं। अब जैसे अगर ओएसोफेगस की बात करें, तो ओएसोफेगस में फूड पाइप में आपने फूड जो निगला, वो यहां से लेकर स्टमक तक कैसे पहुंचता है? वो उन स्फिंक्टर्स की वजह से ही पहुंचता है। आपके ओएसोफेगस में ना स्फिंक्टर्स लगे हुए हैं। तो होता क्या है कि वो ऊपर के जो स्फिंक्टर्स है ना, वो दबते जाते हैं, ठीक है। जैसे आप अज्यूम करो, आपके पास एक टूथपेस्ट का, कोलगेट का या किसी का भी एक ट्यूब है, और आपको उस ट्यूब से टूथपेस्ट निकालनी है, तो आप क्या करते हो? उसे पीछे से दबाते हो ना, और पीछे से दबाने के बाद आगे जाता है। वही उसी तरीके से आपके ओएसोफेगस में, आपके फूड पाइप में जो स्फिंक्टर्स हैं, वो पीछे से दब जाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उससे फूड जो है वो आगे जाता है। फिर जैसे मान लो ये फूड है यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया फूड, ठीक है, तो ये अभी ऐसे खुला हुआ है, ये सारे स्फिंक्टर्स हैं, ठीक है। इधर से देख लीजिए, हैं, ये सारे मान लो स्फिंक्टर्स हैं। तो क्या होगा कि ये आपका फूड है और ये स्फिंक्टर्स हैं, तो जैसे ही फूड यहां पर पहुंचा, तो ये यहां पर ऐसे दबेगा, ये वाला स्फिंक्टर, तो ये फूड नीचे चला जाएगा। फिर ये वाला स्फिंक्टर दबेगा, तो अब ये और नीचे चला गया। फिर ये वाला स्फिंक्टर दबेगा, तो ये और नीचे चला गया। फिर ये स्फिंक्टर दबेगा, ये और नीचे चला जाएगा। इस तरीके से फूड जो है आपका नीचे जाता है। और इसी मोशन को, फूड जो इस स्फिंक्टर की वजह से नीचे जा रहा है, इससे बोल देते हैं पेरिस्टाल्टिक मोशन। क्या बोल देते हैं? पेरिस्टाल्टिक मोशन, या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि 1 मार्क्स के डेफिनेशन में अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मोशन या मूवमेंट जो होता है आपके ओएसोफेगस में, जो फूड को मूव कराता है नीचे की ओर टुवर्ड्स द स्टमक। यहां तक आपका इंजेशन का पार्ट हो गया कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 आ जाता है अब डाइजेशन, और डाइजेशन शुरू हो जाता है आपका, वैसे तो माउथ से शुरू हो जाता है क्योंकि वहां पर ही डाइजेशन आपका एमिलेज की वजह से हो गया था। अब स्टमक के अंदर फूड आ जाता है। जैसे ही आपका फूड स्टमक के अंदर आया, तो स्टमक के अंदर, पेट के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो स्टमक जो है ना, एक जूस रिलीज करता है, उस जूस को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, गैस्ट्रिक का मतलब होता है पेट, स्टमक। जैसे आप किसी भी पेट के, स्टमक के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाओगे, उसे हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोलॉजिस्ट बोल देते हैं, है ना। तो गैस्ट जो वर्ड है, GAST, ठीक है, इस गैस्ट का मतलब होता है रिलेटेड टू स्टमक। तो गैस्ट्रिक जूस मतलब आपके स्टमक ने जो जूस रिलीज किया है, और इस जूस में होती हैं 3 चीजें। पहला होता है म्यूकस, दूसरा होता है HCl, और तीसरा होता है आपका, क्या होता है? पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन, ठीक है। तो HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ये 3 चीजें होती हैं। अब देखो, HCl बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप ये मानो कि अगर आपके हाथ के ऊपर डल जाए एक कॉन्सेंट्रेटेड, लैब के अंदर एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड अगर किसी के हाथ के ऊपर डल जाए तो पूरा पूरा हाथ गला दे, जला दे पूरा। ऐसी चीज आपकी बॉडी बना रही है अपने पेट के अंदर, अपने स्टमक के अंदर, है ना। तो जब आपके स्टमक के अंदर वो एसिड है, तो भाई आपका स्टमक क्यों नहीं जल रहा है?
वो इसलिए नहीं जल रहा है क्योंकि साथ ही साथ क्या बन रहा है, म्यूकस बन रहा है। और म्यूकस क्या होती है, आपको मैं क्या बताऊं, आपने एक लार जैसा स्ट्रक्चर होता है, म्यूकस जो होता है ना वो एक जैसा लार जैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर आप नॉन वेज वाले हैं, ठीक है, नॉन वेज खाते हैं, चलिए नॉन वेज का वो छोड़ते हैं हम, आप कई बार देखा होगा कि जब आप वॉमिटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाए, तो उस वक्त अगर उल्टी उल्टी आ जाए, वॉमिटिंग हो जाए, तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा एक लिक्विड निकलता है ना, वो असल में क्या है, म्यूकस है। और वही म्यूकस क्या कर रहा होता है, वो आपके स्टमक की लाइनिंग को, स्टमक की वॉल को के ऊपर चिपका हुआ होता है। तो जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कॉन्सेंट्रेटेड, वो आपके स्टमक से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता, क्योंकि उसके ऊपर किसकी लेयर लगी हुई है, म्यूकस की लेयर लगी हुई है। तो HCl से आपके स्टमक को बचाने का काम कर रहा है म्यूकस, और वो भी उसी के अंदर इन्वॉल्व है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से HCl हमारे पेट का, हमारे स्टमक का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, ठीक है। फिर HCl क्यों रिलीज किया जा रहा है भाई, जब इतना ही डेंजरस है तो HCl इसलिए रिलीज किया जा रहा है क्योंकि जो पेप्सिन साथ में आ रहा है ना, उसे एक्टिवेट होने के लिए चाहिए होता है एसिडिक माहौल, थोड़ा सा खट्टा माहौल चाहिए होता है, ठीक है। वही एसिडिक माहौल देने के लिए, उसे एक्टिवेट करने के लिए रिलीज किया जाता है HCl, ठीक है। और आपकी बॉडी HCl प्रोड्यूस करती है। तो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो गया HCl, साथ ही साथ म्यूकस, साथ ही साथ पेप्सिन। अब जैसे ही HCl वाला एनवायरनमेंट वहां मिला और आपका फूड जो आपने चबाया हुआ है वो फूड पहुंचा आपके स्टमक के अंदर, तो फिर क्या होगा कि वो उस फूड के अंदर मिल जाएगा HCl और साथ ही साथ मिल जाएगा पेप्सिन। अब पेप्सिन HCl के साथ क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब अपना काम करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही अपना काम करना शुरू किया तो पेप्सिन का काम होता क्या है, जैसे एमाइलेज का काम था कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, उसी तरीके से पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो स्टमक के अंदर अब आपके प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर यहां पर जितना काम होना था हो गया। अब यहां से जो फूड है वो आगे की ओर जाता है, जो कि पार्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जैसे ही ये जो फूड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे आता है, जैसे ही आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहीं पर दो जूसेस और मिल जाते हैं, ठीक है, दो जूसेस और मिल जाते हैं। दो जूसेस कौन से हैं, एक तो जूस है आपके लिवर का, जिसे बोल देते हैं हम बाइल जूस, ठीक है, क्या बोल देते हैं, बाइल जूस। और दूसरा जो है वो है आपके पैंक्रियाज का, पैंक्रियाटिक जूस, क्या बोलते हैं उसे, पैंक्रियाटिक जूस। तो अगर सबसे पहले हम बात कर लें बाइल जूस की, तो देखो बाइल जूस, ये बाई जूस नहीं है, ठीक है, हमारा खुद का है, अपना बाई जूस नहीं है, हमारा खुद का है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बाइल जूस की, ठीक है। और एक बाइल जूस में, अच्छा, बाइल जूस जो लिवर बनाता है उसे डायरेक्ट इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं डालता, बल्कि उस जूस को बनाने के बाद गॉल ब्लैडर के अंदर, यहां आपको गॉल ब्लैडर नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर, इस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है, और जब जरूरत होती है तब वहां गॉल ब्लैडर से ये बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, और पैंक्रियास से डायरेक्ट पैंक्रियाटिक जूस आ जाता है। तो जैसे ही ये फूड आपका स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, तो पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों वहां आ जाते हैं। बाइल जूस के अंदर दो चीजें बेसिक सी होती हैं। पहला होता है बेस, मतलब कड़वापन, ठीक है, और दूसरा होता है सॉल्ट, बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। तो कुछ सॉल्ट्स होते हैं और कुछ उसमें बेस होता है, जो कि उस एनवायरनमेंट को कड़वा कर देता है, बेसिकली न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। अब न्यूट्रलाइज क्यों किया, देखो पहले फूड था एसिडिक, अब उसे पहले न्यूट्रलाइज करके थोड़ा सा बेसिक बनाना पड़ता है। अब बेसिक क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि इस बार अब एक्टिवेट करना है ट्रिप्सिन को। किसे एक्टिवेट करना है, ट्रिप्सिन को। अब ये ट्रिप्सिन कहां से आ गया, ट्रिप्सिन आता है पैंक्रियाटिक जूस से। पैंक्रियाटिक जो जूस आ रहा है ना, पैंक्रियास से जो जूस आ रहा है, ठीक है, उसी जूस में होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है,
ट्रिप्सिन। अब मान लो होता क्या है कि जो पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है उसमें अकेला ट्रिप्सिन नहीं होता, उसमें लाइपेज भी होता है। ठीक है, वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कौन कौन से? एक तो बना है अमाइलेज से। ठीक है, किससे बना है? अमाइलेज से। यहां पर पैंक्रियाटिक अमाइलेज है। एक अमाइलेज आपने सैलिवरी ग्लैंड में पढ़ा था, वहां पर आता है सलाइवा के अंदर। यहां पर अब पैंक्रियास से भी एक पैंक्रियाटिक अमाइलेज आ जाता है। ठीक है, फिर दूसरा हो गया हमारा कि ट्रिप्सिन हो गया, और तीसरा क्या हो गया हमारा? अभी बताया था ना, एक हो गया हमारा ट्रिप्सिन, एक हो गया हमारा पेप्सिन, और तीसरा क्या हो गया हमारा? लाइपेज। लाइपेज एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, और जो आपका लाइपेज जो है वो डाइजेस्ट करता है लिपिड को। किसे करता है? लिपिड को, फैट को। ठीक है, एक मिनट, ठीक है ना। तो सॉरी, थोड़ा इंटरप्शन हो रहा है। हाँ, तो आपका जो पैंक्रियाटिक जूस है, उस पैंक्रियाटिक जूस में लाइपेज है, ट्रिप्सिन है। ठीक है, तो लाइपेज जो एंजाइम है वो तो डाइजेस्ट करेगा लिपिड को, फैट को, ऑयल को, जो आप खाने में घी, तेल, कोई भी ऐसी फैटी एसिड वाली चीज खाते हैं ना, उसे डाइजेस्ट करता है लाइपेज। ठीक है, और जो आपकी हम बात करें, दूसरा क्या था? हाँ, एक मिनट। हाँ, तो दूसरा जो आपका है ट्रिप्सिन, वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। किसे करता है? प्रोटीन को। ठीक है, चलिए, तो अभी तक आपके 4 एंजाइम हो गए, है ना? कौन कौन से? एमाइलेज जो कि डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, दूसरा पेप्सिन जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, तीसरा है ट्रिप्सिन जो कि डाइजेस्ट करता है फिर से प्रोटीन को, चौथा है लाइपेज जो कि डाइजेस्ट करता है ऑयल्स को या फिर फैट को। ठीक है, चलिए, तो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज हो गया और साथ ही साथ बाइल जूस रिलीज हो गया। तो इस बाइल जूस का कड़वापन इसलिए है ताकि ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो सके और फूड के अंदर के प्रोटीन को दोबारा से डाइजेस्ट कर सके, जो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाया। तो कहां डाइजेशन हो रहा है? ये पूरा ये डाइजेशन हो रहा है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन चल रहा है, ये हो रहा है कंप्लीट डाइजेशन, मतलब इसके बाद अब कहीं डाइजेशन नहीं होने वाला। इसीलिए कंप्लीट डाइजेशन की जो साइट मानी जाती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा पूरी तरीके से फूड का। ठीक, लाइपेज की वजह से, ट्रिप्सिन की वजह से, साथ ही साथ एमाइलेज की वजह से भी। ठीक है, पैंक्रियाटिक जो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को भी वहां पर डाइजेस्ट कर रहा है ना। तो सारा का सारा कंप्लीट डाइजेशन आपके स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चल रहा है। यहां पर पूरी तरीके से डाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी खत्म। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर कुछ बचा होगा डाइजेशन के लिए तो वो क्या करेगा कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी एक स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है ताकि थोड़ा सा और डाइजेशन हो सके। ठीक है, इसके अलावा ये जो बाइल जूस रिलीज किया गया था उसमें जो सॉल्ट्स थे, वो सॉल्ट्स किस काम आ रहे थे? बाइल जूस का जो सॉल्ट था वो फैट को, ऑयल को तोड़ने में हेल्प करता है। उसे छोटे छोटे से ना ग्लोब्यूल्स में, मतलब छोटे छोटे से गोले जैसे स्ट्रक्चर्स में तोड़ देता है फैट को। उसे बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और फिर जब ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जाता है फैट, फिर वो फैट लाइपेज डाइजेस्ट कर पाता है। समझ में आया? तो जो बाइल का सॉल्ट है वो फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल में पहले तोड़ेगा, फिर पैंक्रियाटिक जूस का जो लाइपेज है वो आपके उस ग्लोब्यूल्स को, फैट के ग्लोब्यूल्स को डाइजेस्ट करेगा और चेंज कर देगा किसके अंदर? चेंज करेगा किसके अंदर? फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा। ठीक है, चलिए, आई थिंक आपको यहां तक जूसेस के बारे में सब समझ में आ गया। ठीक है, चलिए
अब यहां पर डाइजेशन हो गया पूरा कंप्लीट। अब स्टेप नंबर आ जाता है 3। कौन सा? पहला स्टेप तो हो गया आपका इंजेशन, दूसरा स्टेप हो गया आपका डाइजेशन, तीसरा स्टेप क्या है अब आपका एसिमिलेशन। अब ये एसिमिलेशन कहां से होगा? एसिमिलेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल होती है ना, उसके ऊपर, उसकी वॉल में ना इस तरीके से देखिए आप यहां पर, उस वॉल पे विलाई स्ट्रक्चर होते हैं, विलाई होती है छोटी छोटी फिंगर जैसी, ठीक है। दीवार के ऊपर, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार है उसके ऊपर ऐसे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, इन्हें बोलते हैं विलाई, ठीक है। कुछ लोग विल्ली बोल देते हैं, कुछ विलाई बोल देते हैं, आपको जो बोलना है वो बोल सकते हैं, हमें तो मार्क्स स्कोर करने अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो इन्हें विलाई बोलते हैं। अब बेसिकली ये कर क्या रहे हैं विलाई, और जरूरत क्यों है? देखो ये विलाई ना एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जो फूड आपने डाइजेस्ट कर लिया है स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर, उस स्मॉल इंटेस्टाइन के फूड को अब ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। पर ये फिंगर जैसी स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों है? देखो अगर आप मानो कि ये फिंगर्स ना होती, सीधी एक वॉल होती, तो डाइजेशन करने के लिए कितना एरिया मिलता? सिर्फ ये सीधी लाइन जितना। पर फिंगर्स की वजह से अब आपके पास कितना एरिया है? बहुत ज्यादा, मतलब उस सिंगल लाइन से मुकाबले डबल या ट्रिपल एरिया है। तो इससे क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है जहां पर एब्जॉर्प्शन हो सके, तो इजीली एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जल्दी फास्टर रेट से एब्जॉर्प्शन हो जाता है इन विलाई की वजह से। तो इनका काम क्या है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना ताकि एब्जॉर्प्शन का रेट फास्टर किया जा सके, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का काम हो जाता है किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसके बाद जो आता है वो चौथा नंबर स्टेप, दैट इज एसिमिलेशन। अब जो फूड एब्जॉर्ब कर लिया है बॉडी ने, उसे हर सेल तक पहुंचाना ताकि वहां पर अब उसका यूटिलाइजेशन हो सके, उस फूड को यूज करके एनर्जी बनाई जा सके, ठीक है। और फिर इसके बाद पांचवा लास्ट स्टेप आता है कि जो आपकी बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड बचा है उसे बॉडी से बाहर निकालना, जिसे हम इजेशन बोलते हैं, उसे किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अगले पार्ट से, जो कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब फूड जो है अनडाइजेस्टेड फूड, जो एब्जॉर्ब हो गया वो तो एब्जॉर्ब हो गया, वो तो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो गया। जो अब अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। वहां पर थोड़ा बहुत अगर वाटर वगैरह उस फूड के अंदर है तो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और सेमी सॉलिड्स का जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा उसे आगे एनस तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। और एनस में स्फिंक्टर्स लगे होते हैं फिर से, जो कि उसे होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। और फिर उस अनडाइजेस्टेड वेस्ट को, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, जहां पर बीच में एक पार्ट भी आता है रेक्टम, ठीक है। तो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम एंड लास्ट में एनस, और इसके थ्रू जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये है एक ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आ जाए तो वही काफ़ी है। फिलहाल इतना अगर समझ में आ गया, ठीक है, चैप्टर एंड करने वाले हम, पर उससे पहले अब थोड़ा सा, अभी देखिए अभी थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। लेकिन अभी मैं चाहूँगा कि आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और कुछ सजेशेबल कमेंट्स हो तो वो प्लीज़ लिख देना, ठीक है ना। और अपने क्लासमेट दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो बात करें अब लास्ट टॉपिक की, जो इस न्यूट्रिशन में हमारा बच जाता है और इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, वो है टूथ डिके। लास्ट पार्ट जो बचा दैट इज टूथ डिके, आपके दांतों का सड़ना गलना, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि आपके डेली लाइफ से रिलेटेबल है। देखिए क्या होता है कि टूथ डिके, या जैसे हम डेंटल कैरी भी बोल देते हैं, ये क्यों होती है, या पहले इतनी क्यों नहीं होती थी, आजकल इतनी क्यों होती है ना। तो उसके कुछ तरीके समझ लेते हैं। देखो बॉडी अपने आप को ना डिफेंड करना जानती है, हमारी बॉडी अपने आप को बचा सकती है, बस शर्त यह है कि हमें भी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे माउथ के अंदर ये जो दांत हैं, देखो सबसे पहले तो दांत के बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। यहां आपको दांत का फोटो दिख रहा है
समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है। दांत जो है वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे ऊपर की जो हार्डेस्ट लेयर होती है ये इनेमल की बनी हुई होती है। दांत के ऊपर की सबसे ऊपर की जो लेयर है वो बनी हुई होती है इनेमल की। अब ये जो इनेमल है ये आपकी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इससे हार्ड सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, बोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनेमल आपकी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये याद रखना है, ठीक है। तो इनेमल है, उसके ऊपर उसके नीचे जो पार्ट है टूथ का उसे बोलते हैं हम डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। ये जो डेंटाइन है, ये डेंटाइन पार्ट आपके बोन जितना स्ट्रॉन्गर होता है, समझ रहे हो? आपके बोन जितना स्ट्रॉन्गर पार्ट है डेंटाइन, उसके ऊपर का इनेमल आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर पार्ट है। और सबसे नीचे जो टीथ का पार्ट बच जाता है उसे बोल देते हैं हम पल्प, ठीक है, या पल्प कैविटी। और इसके अंदर आपकी नर्व्स होती हैं, मसल्स होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स होती हैं, इसी के अंदर वो सारी चीजें होती हैं। तो टूथ डिके होता कब है या होता क्या है बेसिकली? तो टूथ डिके क्या है? जब ये इनेमल और डेंटाइल की लेयर, इनेमल और डेंटाइन की लेयर एसिड की वजह से, जो खाना आप खाते हो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उस एसिड की वजह से गल जाए, डीमिनरलाइज हो जाए, तो इसी को हम बोलते हैं टूथ डिके। डीमिनरलाइजेशन ऑफ अपर लेयर्स ऑफ टूथ इज कॉल्ड टूथ डिके या डेंटल कैरीज। समझ में आया? तो देखो, अब जो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से टूथ अपने आप को, जो माउथ है हमारी बॉडी, वो अपने आप को बचाती है और क्यों आजकल इतने केसेस नजर आते हैं, वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, होता क्या है कि आपके जो सलाइवा है उसका ना थोड़ा सा बेसिक नेचर है, थोड़ा सा हल्का सा, बिल्कुल माइन्यूट सा कड़वापन होता है आपके सलाइवा के अंदर। तो इससे होता यह है कि आपके मुंह के अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो वो मर जाते हैं, ठीक है, ज्यादा पनप नहीं पाते। इसी के साथ साथ अगर आपके माउथ में थोड़ा बहुत एसिड बनता भी है, क्योंकि आप खाना खाओगे तो बनेगा ही, है ना, तो आपके माउथ के अंदर थोड़ा बहुत एसिड अगर बनता भी है तो उसे भी वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मतलब उसमें एसिड, उस एसिड में ये सलाइवा का जो बेस है वो मिक्स होकर उसे न्यूट्रलाइज कर देता है और आपके दांतों पर कोई इफेक्ट नहीं होता। और इस तरीके से नेचुरली आपके दांत बचे रहते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप रेगुलरली ब्रश करें या गांव में आप दातुन करते हैं लगातार रोज, ठीक है। तो वो बेसिक सी क्या चीज है कि आपके दांतों में जो भी खाना फंसा होता है ना वो आप निकाल देते हैं, तो उससे ज्यादा एसिड बनने की संभावना नहीं होती है। पर जब हम 2-2, 3-3 दिन तक ब्रश नहीं करते हैं, ठीक है, या ढंग से ब्रश नहीं कर रहे, बहुत जल्दी में है ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आपके दांतों के बीच में खाना फंसा रह जाता है। फिर जब आप रात को सोते हैं तो रात भर इतना सारा जो सलाइवा है वो तो बन नहीं पाता, वो एक ही जगह पड़ा रहता है। जब आप ऐसे करके सो रहे होते हैं तो सलाइवा मोस्टली पीछे की तरफ आपके मतलब गले के पास इकट्ठा होता रहता है। तो जो बैक्टीरिया है उसे पनपने की जगह मिल जाती है और वहां पर आपका फूड भी फंसा हुआ है, तो उस फूड को बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देता है एसिड में, और फिर रात भर वही एसिड आपके दांतों पर पड़ा रहता है और वो खराब होता रहता है, आपके दांत को गलाता रहता है, और इसी वजह से आपके दांत खराब हो जाते हैं। थोड़ा बहुत अगर अच्छे से ब्रश करने के बाद अगर थोड़ा बहुत बचता है तो उसे तो सलाइवा कंज्यूम कर सकता है, खत्म कर सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा फूड बच जाएगा, ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे, तो फिर तो उसकी भी बस की बात नहीं है सलाइवा की, तो फिर तो आप खुद अपने दांतों को शहीद करने पे तुले हुए हैं। तो प्लीज़ अपने दांतों को अच्छे से ब्रश कीजिएगा, क्योंकि दांत आजकल मैं और पास देख रहा हूं बहुत 18, 19, 25 साल के बच्चे भी अपनी दाढ़ निकलवा रहे हैं, ठीक है। हमारी गली में भी कई बच्चे ऐसे हैं जो 25, 30 के हैं और वो भी दाढ़ निकलवा रहे हैं, अपनी 2-2, 3-3 दाढ़ निकलवा कर बैठे हुए हैं, अपने जो मोलर्स हैं उन्हें निकलवा कर बैठे हुए हैं। तो इस उम्र में अगर आप दाढ़ के दांत निकलवा देंगे तो फिर कैसे आपके पूरा बुढ़ापा तक काम चलेगा, ठीक है ना।
तो प्लीज डेली ब्रश कीजिए, हो सके ट्वाइस ब्रश कीजिए, कहा तो यही जाता है, रिकमेंड तो यही किया जाता है कि डेली 2 बार ब्रश कीजिए, सुबह भी और सोते शाम रात को भी, ताकि जो फंसा हुआ है आपके दांतों में वो ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे, साफ हो जाए। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर जो फर्स्ट हाफ है हमारा लाइफ प्रोसेस का, वो यहीं पर ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम सेकंड पार्ट शुरू करेंगे और उसी में कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर फिनिश हो जाए। 3 चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन और एक लास्ट एक्सक्रीशन। ये चीज़ें बची हुई हैं, तो उसे हम डिस्कस कर लेंगे आगे। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल दी हैं, तो उन्हें भी थोड़ा सा चेकआउट कर लीजिएगा, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़रा शेयर कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।